हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। काफ़ी दिन से एक्स पे के बारे में हमारे वेटरन्स हमको पूछ रहे थे। आपको पता है, जो एक्स पे के केसेज हैं दिल्ली में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी हैं और जो प्रिंसिपल बेंच है एएफटी की, वहाँ पर भी लगे हुए हैं। अब उन जगहों से तो कोई सूचना आ नहीं रही है, हालांकि वहाँ भी केस चले हुए हैं। आज हमें पता चला कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ केसेस लगे हुए हैं और वहाँ केस टेक्निकल एयर वेटरन्स वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का भी केस लगा हुआ है, जिसका डायरी नंबर है 42,194 और 2023 का, और केस नंबर है उसका 00-1324/2023। जब इसको देखा गया तो पता था इसका कि ये 21/2/2025 को इसकी सुनवाई थी। और वहाँ तो क्या हुआ पता नहीं, लेकिन जो स्टेटस है इस केस को कंप्यूटर जनरेटेड डेट 15/4/2025 कर दी गई है, यानी इसकी अगली सुनवाई 15/4/2025 को होगी। और जो टेक्निकल एयर वेटरन्स वेलफेयर एसोसिएशन जो इसमें पार्टी है, एक संगठन है, ये केवल एयरफोर्स वालों का है। ये इनके रेस्पॉन्डेंट्स हैं इसमें यूनियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, इनके खिलाफ ये केस है। अब ये तो पता नहीं चल पाया कि इसमें क्या हुआ, लेकिन लगता है कि जब डेट है इसमें तो 15/4/2025 को हो गई है। जब सुनवाई होगी, सारी बातें होंगी। तो ये लेटेस्ट अपडेट था एक्स 6200 के केस का। टेक्निकल एयर वेटरन्स का जो वेलफेयर इनका केस था, और ये मैंने उससे जो सुप्रीम कोर्ट की साइट है वहाँ से लेकर के मैंने आपको ये बता रहे हैं। तो जैसे जैसे हमें सूचना आती जाएगी, हमारे पास जैसे ही सूचना आती है हम बता देते हैं। मेरे कुछ और व्यूअर्स के कुछ पॉइंट थे, मैं बता देता हूँ कि बार बार मुझसे कोई डीएससी के एक व्यक्ति पूछ रहे हैं कि भाई डीएससी का 14 साल के केस का क्या हुआ। मैंने बताया था कि 14 साल वाला केस है, एएफटी में कोई आदमी जीता हुआ है जिसका 15 साल में 156 दिन कम हो रहे थे, लेकिन डीएससी की यदि 14 साल की सर्विस करते हो तो उसको 15 साल की सर्विस मान करके उसको पेंशन मिल जाती है, ऐसा मतलब रूल है। अब इसके लिए तो भाई आप किसी के भरोसे रहोगे तो बेकार है। आप स्वयं एएफटी में जाएं, वकीलों से बात करें और वहाँ आपको पूरा का पूरा मैटर मिल जाएगा। और मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं वहाँ कमेंट तो नहीं करना चाहता, अभी 20 तारीख को जो तरन तारण का साहब का सैनिक संघर्ष समिति है, शायद उन्होंने जंतर मंतर पर एजिटेशन किया था, उनका अपना अलग मुद्दा है। सभी जो संगठनें अपना संघर्ष करने के लिए स्वतंत्र हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है। और अब उनके मुद्दे क्या क्या थे अब ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर वीडियो बनाए और उस वीडियो के माध्यम से उन्होंने आरोपी भी दिला दी, डिसेबिलिटी का भी निस्तारण कर दिया, और उसके बाद अलाउंसेज का भी निस्तारण कर दिया, 8वें वेतन आयोग का भी निस्तारण कर दिया। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जहाँ हमारी चीज़ों की समानता है, जैसे एमएसपी का है, डिसेबिलिटी का है, ये मामला इतना बड़ा बढ़ चुका है कि अब इसको समेटना इतना आसान नहीं है, एक टेढ़ी खीर हो गई है। एक तो जो डिसेबिलिटी वाला केस था, 7वें वेतन आयोग में स्लैब सिस्टम लागू किया था गवर्नमेंट ने। यदि स्लैब सिस्टम होता तो हो सकता है कि डिसेबिलिटी की जो डिफरेंसेस थे, जो डिस्टिंक्शन था, जो अलग अलग मिल रही थी ऑफिस जवानों को, हो सकता है एक दिन वो ऐसे हो जाती, ये सोचते हुए कि भाई यदि आंख नुकसान होता है, अफसर का होता है, आदमी का जवान का होता है, बराबर होता है, कहीं उसमें नज़दीक आने की कोशिश। अब तो इतना बढ़ गया है क्योंकि इसको हमारे ही लोगों ने, जैसे ही भारत सरकार ने स्लैब सिस्टम लागू किया तो एकदम इन्होंने परसेंटेज बेस पर इसको ले आए, और परसेंटेज बेस पर अब जिस व्यक्ति को जितनी डिसेबिलिटी मिल रही है वो कम तो हो नहीं सकती, और ये जो अंतर है ये कभी पाटा नहीं जा सकता। उसी प्रकार जो एमएसपी का जो केस है, एमएसपी से कोई शक नहीं है कि जो एमएसपी इन्होंने दी थी केवल और केवल एडवर्स सर्कमस्टांसेज के लिए दी थी, और जेसीओ जवान को एडवर्स सर्कम ज़्यादा रहती हैं, लेकिन इसका भी अंतर अब इतना बढ़ चुका है कि सरकार इस पर बिल्कुल नहीं सोचेगी, हमारे ऑफिसर भी नहीं सोचेंगे। और ये अंतर कम होना मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे कम होगा। लेकिन एक बड़ी नई चीज़ निकल करके आई है, मैंने देखा कुछ लोग, हमारे लोग जेसीओ जवान हो हल्ला कर रहे हैं कि हमें जो 8वां वेतन आयोग है उसमें हमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाए।
भैया आपको तो कोई लेगा नहीं, वहां भी कोई ऑफिसर ही जाएगा। आपने ओआरओपी में हाल देख लिया कि आपके साथ क्या हुआ और अफसरों के साथ क्या हुआ। तो जबरदस्ती अपने सिर गले में फंदा क्यों डालते हो? क्योंकि आप हल्ला मचाओगे, आपका एक आदमी रखा जाएगा, वहां से भी कोई ऑफिसर होगा, तो आपको कितना उसका फायदा होगा कितना नहीं होगा आप भी जानो। मैं तो इस बात को कह सकता हूं। वैसे अच्छा है, एक बात और मैं बताना चाहता हूं आपको कि अभी जो एजिटेशन हो रहा है अभी उसी ग्रुप का हुआ है जो सबसे पहले जंतर मंतर पर आया था, और एक और एजिटेशन होने कहीं जा रहा है वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन का। आज तक इन लोगों ने, खास करके वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन ने, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, और सिर्फ ये पैसा इकट्ठा करने के लिए ये सारा का सारा ताम झाम करते हैं और उनका कोई मतलब नहीं है किसी से। वैसे कहने को तो उनका जो वीर बहादुर है, चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड फ्रंट, उसको ये पूछे भैया तुम्हारा यूनाइटेड फ्रंट कहां है और कौन कौन है आपके साथ। अर्जुन सिंह राठौड़ ने तो कम से कम यूनाइटेड फ्रंट का अपना जो भी संयुक्त मोर्चा उनका रजिस्ट्रेशन भी करा लिया, सारा काम कर लिया, व्यवस्था कर लिया। इनने ये पूछा कि तुम्हारा भैया कौन कौन है? कोई नहीं है, स्वयंभू नेता है। और मुझे एक चीज अभी पता चला है कि ये व्यक्ति अपने व्यक्तिगत खाते में यूपीआई के माध्यम से कोर्ट केसेज का पैसा इकट्ठा करता है। यदि ये बात सही है, अब मुझे पता नहीं, जैसा मुझे बताया गया है, और ये वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन का अध्यक्ष है या कोऑर्डिनेटर जो कुछ भी है, जब ये रजिस्ट्रार की नॉलेज में आएगा तो ये बहुत जबरदस्त गले पड़ने वाली बात है। और मुझे लगता है कि यदि ये बात सही निकल गई तो रजिस्ट्रार इनके फंड पर भी रोक लगा देगा और इन पर पूर्ण रूपेण कार्रवाई होना शुरू हो जाएगी। मैं आपको फिर बता रहा हूं, और खास करके दिल्ली में आसपास रहने वाले लोगों से, कि किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। इनकी कोई भी सरकार नहीं सुन रही है, ये सिर्फ हल्ला मचा करके चले जाएंगे। ये केवल अपनी पब्लिसिटी करते हैं। प्रदर्शन करो, कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन धोखा मत दो। ये धोखा दे करके जो पैसा इकट्ठा करते हैं और उसके बाद जो गाली गलौज करते हैं, इससे कहीं भी अच्छा असर नहीं पड़ता, आपस में भी नहीं पड़ता और सरकार पर भी नहीं पड़ता। अब क्योंकि मैं इसको ज़्यादा नहीं खींचना चाहूँगा, इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।